The question is, find the sixth term of the sequence. Question number 29. Exercise 3A. ठीक है, शेयर किया गया है आपके पास. Find the sixth term of the sequence 8, 12, 19, 29, 42. ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है. यहाँ पे हम लोग फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, कितने वैल्यूज दिए गए हैं? 5. हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन? कितने वैल्यूज हैं आपके पास? जल्दी बोलिए, कितना वैल्यूज दिया हुआ है? 5. 5. और जो वैल्यूज दिया है उसको हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे या वाई? जितना Y. वाई. वेरी गुड. ठीक है, तो एक्स हम लोग अपने से 1, 2, 3, 4, 5 ले लेंगे और जो गिवन वैल्यूज है उसको y के अंदर लिख के एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे. तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए आप अपने कॉपी में. सॉल्यूशन में लिखिए, लेट yx is equal to fx is equal to x. जो टर्म आपको निकालना है, अभी हम लोग x मान रहे हैं, एक्सेप्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. Here 5 values of y are given. तो आपको डिफरेंस टेबल कितने ऑर्डर तक मिलेगा? कितने ऑर्डर तक का डिफरेंस टेबल मिलेगा आपको? पांच वैल्यूज y का दिया है, तो आपका पॉलिनोमियल कितने डिग्री का बनेगा? 4 डिग्री. 4 डिग्री का. डेल्टा 4 आपका क्या आना चाहिए? कांस्टेंट. कांस्टेंट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम. और उसके हायर ऑर्डर जितना भी आप डिफरेंसेस निकालेंगे वो 0 हो जाएगा. सो since here 5 values of y are given, therefore we can find differences up to 4. Now we will construct difference table. या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी लिख सकते हो. We will now construct the forward difference टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए अपने कॉपी में. x, y, 8, 12, 19, 29, 40.
डेल्टा वाई वैल्यू बताते जाइए। डेल्टा वाई 4, 7, 10, 13. 4, 7, 10, 13। डेल्टा स्क्वायर वाई 3, 3, 3. 3, 3, 3। यहाँ पे आपके डेटा के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जो भी आपका आएगा आपको लिख देना है डेल्टा क्यू वाई 0, 0. डेल्टा 4 वाई। यहाँ तक हम टेबल बना सकते हैं, यहाँ तक हमने टेबल बना लिया। नाउ मैंने लिखा था yx इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सेप्ट टर्म। तो सिक्स टर्म के लिए हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखेंगे? अगर F6. एक्सेप्ट टर्म yx है तो सिक्स टर्म विल बी y6 हो जाएगा ना? Yes, ma'am. है ना? yx से इंडिकेट किया था एक्सेप्ट टर्म को, तो उसके अकॉर्डिंग सिक्स टर्म इज y6 एंड y6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या y6 को हम लोग लिख सकते हैं e to the power 5y1? यस और नो? ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है, तो y6 जो सिक्स टर्म है, अगर हम उसको e to the power 5y1 लिखते हैं तो आपको सिक्स स्टेप, सॉरी e to the power 5 है तो 5 स्टेप आगे ले जाएगा। दैट मीन्स y1 के बाद y2, y3, y4, y5, y6, तो सिक्स स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो e to the power 5 फर्दर कैन बी रिटन एज डेल्टा के फॉर्म में बताइए e to the power 5 को और क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास डेल्टा का वैल्यूज है वो हम लोग डालेंगे, तो इसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। Ma'am, delta plus 1 whole to the power 5. 1 plus delta to the power 5 by 1, दैट मीन्स बाय डबल से आप इसको एक्सपैंड करोगे क्या आएगा? 1 प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, लेकिन 5c0 5c1 इसका वैल्यू भी आपको लिखना है, तो 5c1 इज 5, 5c2 इज 10, 5c3 का वैल्यू इसको याद है 10 ही होता है थिंक, राइट? 5c4 is 5 and 5c5 is 1। बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है? नाउ टेबल से आप देख रहे हो सेकेंड डेल्टा स्क्वायर वाई तक तो आपको मिला है, हायर ऑर्डर क्या है? सारा वैल्यू जीरो हो गया है, तो आप डेल्टा स्क्वायर तक रख के बाकी वैल्यूज को हटा सकते हो। तो इट बिकम्स 1 प्लस 5 डेल्टा प्लस 10 डेल्टा स्क्वायर y1 और रीजन लिख दीजिए वहां पे। Since डेल्टा स्क्वायर y is constant, है ना, वहां पे रीजन लिख देंगे since डेल्टा स्क्वायर y is constant and hence all differences greater than delta square are 0. Hence all differences greater than 2 या greater than delta square are 0. तो इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यूज? y1 से मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस स्क्वायर वाई। तो y1 का वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ y1 इज 8. 8 5 डेल्टा y1 फॉरवर्ड डिफरेंस है तो आपको फर्स्ट को प्रायोरिटी देना है। डेल्टा y1 इज 4 एंड डेल्टा स्क्वायर y1 इज 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना आ रहा है? 58. 58। So 58 is your answer. क्लियर है सॉल्यूशन या किसी को कुछ पूछना है? मैम लास्ट में थोड़ा सा समझ नहीं आया, लास्ट का। टेबल आप देख रहे हो ना, डेल्टा स्क्वायर क्या मिला है? मैम 3. टेबल में डेल्टा स्क्वायर क्या मिला है? 3. कांस्टेंट ना, केवल 3 तो नहीं मिला है, पूरा टेबल का मैं बात कर रही हूँ। डेल्टा स्क्वायर हर एक टेबल में हर एक वैल्यू 3 आ रहा है, दैट मींस डेल्टा स्क्वायर इज कांस्टेंट। उसके हायर डिफरेंसेस आप निकाल रहे हो, 0 हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ सिंपली बाइनोमियल से एक्सपेंड किया है एंड डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, डेल्टा 5 ऑल डिफरेंसेस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा स्क्वायर कांस्टेंट है। तो बस वो लिखना है हम लोग को कि डेल्टा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो उसके हायर डिफरेंसेस जो है वो हट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसको ओमिट करके हम लोग वैल्यू यस मैम, गॉट इट. क्लियर हुआ? यस मैम. Now we will start the next chapter, interpolation. Interpolation. ठीक है, तो जैसे अभी जस्ट हमने टेबल बनाया था, उस एग्जांपल को लेते हैं। x का वैल्यू हमने लिया था 1 2 3 4 5 एंड कुछ y का वैल्यू आपको दिया हुआ था। ओके, तो इस एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू 3.5 पे y का वैल्यू कितना आएगा, समझ रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए x का वैल्यू 3.5 है तो आप y का वैल्यू बताइए। इस तरीका के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले आप पढ़ के रखिएगा न्यूटन ब्रेनरीज फॉर्मूला, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी, थोड़ा लंबा है तो जस्ट मैं समझा दे रही हूँ इंटरपोलेशन क्या है, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, थोड़ा सा पढ़ के रखिए। जो वीडियो लेक्चर आपको सेंड किया गया था उसमें होगा वहां तक, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3.5 पे क्या है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जो x का रेंज दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, उसके रेंज के अंदर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। Yes मैम. 3.5 between 1 and 5, yes or not? यस मैम. यस मैम. तो इंटरपोलेशन का मतलब होता है विद इन द रेंज, अगर आपको x का वैल्यूज निकालना है, x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यूज निकालना है, तो हम लोग उस मेथड को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरपोलेशन। कभी कभी एग्जाम में आता है जस्ट शॉर्ट नोट्स, जस्ट डिफाइन इंटरपोलेशन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन का मतलब है आपका विद इन द रेंज वैल्यू होना चाहिए, x का जो भी गिवन वैल्यूज है उसी रेंज के अंदर। लेकिन अगर उस रेंज से बाहर का वैल्यू पूछा जाता है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 6 पे आपसे पूछा जाएगा कि y कितना होना चाहिए, तो उस प्रोसेस का नाम है एक्सट्रापोलेशन।
तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सट्रापोलेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा प्रोसेस है बस इंटरपोलेशन। तो व्हाट इज इंटरपोलेशन? द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, the process of computing the value of a function for any value of the independent variable within an interval for which some values are given is called interpolation। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही याद रखना है। अब बताइए एक चीज और मुझे टर्म यूज हुआ है, अगर हमारा फंक्शन है y is equal to fx, so which one is independent variable and which one is dependent variable? X is independent, Y is dependent. Independent, y is dependent। तो यहाँ independent word use हुआ था। So any value of the independent variable within an interval, मतलब उस इंटरवल के within, इसी के इंटरवल के अंदर का होना चाहिए। For which some values are given, कुछ values given होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अगर डिफाइन करने आता है तो भी आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो। और अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाए तो एक्सट्रापोलेशन के लिए डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आउटसाइड द रेंज ऑफ द गिवन इंटरवल। उस गिवन इंटरवल के आउटसाइड का कोई वैल्यू आपसे पूछा गया है तो उस मेथड का नाम हम लोग बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। जस्ट आपको डेफिनेशन दोनों का याद रखना है शॉर्ट आंसर्स के लिए। जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज न्यूटन ग्रेगरीज फॉर्मूला और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं आपका जो डिफरेंस टेबल होगा वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपका डेराइवेशन भी आता है और यहाँ पे बेस न्यूमेरिकल आएगा। राइट फॉर्मूला लिखने भी आता है, राइट द न्यूटन ग्रेगरीज फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो आपका जो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा उसको आपको लिख देना है जस्ट। पूरा 7 मार्क्स में आपका डेराइवेशन भी आ सकता है, ड्राइव भी करना है, या फिर आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो आपको याद है आपने क्लास सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज, इसका एक्सपेंशन। यस मैम। उसमें क्या करते हैं स्टेप्स याद है? किसी को याद है स्टेप्स क्या? मैम डिफरेंशिएशन करते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर फिर थर्ड ऑर्डर। सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनोमियल का लेते थे जिसमें कांस्टेंट यूज होता था a0, a1, a2, a3। याद आया? यस मैम। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग fx एक पॉलिनोमियल सीरीज मान लेते थे जो इस फॉर्म का होगा। उसके बाद हम लोग a0, a1, a2, a3 का वैल्यू निकाल के पुट करते थे। तो यहाँ भी सेम काम है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं जिसका फॉर्म आपको लेना है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, आप देख के रखिएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्म लेते हैं। Pmx is equal to a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 x minus x1 plus a3 x minus x0 x minus x1 x minus x2 plus so on।
प्लस an x माइनस x नॉट x माइनस x1 और x माइनस कहाँ तक जाएगा बता सकते हैं NH टर्म में? फॉर्म को ध्यान से देखिए और बताइए अगर an लिखना है तो x माइनस कहाँ तक लिखना चाहिए? n-1 n -1 n माइनस वन तक। वेरी गुड। a3 लिया है तो x माइनस टू तक गया है, x माइनस x2। a2 लिया है तो x माइनस x1 एक स्टेप डाउन तक गया है, तो an लेंगे तो x माइनस x n माइनस वन तक आप एज्यूम करो। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो x के वैल्यूज है वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। इक्वी डिस्टेंट मीन्स मैम इक्वल डिस्टेंस पे। यानी क्या ये इक्वी डिस्टेंस है? नो मैम। ठीक है, आप जब डिफरेंस निकाल रहे हो तो 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 7 माइनस 9 माइनस 7 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका x का वैल्यूज ऐसा दिया हुआ है तो इसको इक्वी डिस्टेंट नहीं बोलेंगे। तो x का वैल्यूज पहले इक्वी डिस्टेंट है ये आपको चेक करना है। ठीक है, यानी x माइनस x नॉट इसका वैल्यू भी x होना चाहिए, x1 माइनस x नॉट x2 माइनस x1 का वैल्यू भी x होना चाहिए, है ना? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लीजिए उसका डिफरेंस निकालिए तो वो x होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अगर ये आपके पास है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x नॉट? x2 माइनस x नॉट को आपको ब्रेक करने बोले तो क्या वैल्यूज आएगा h के टर्म में, बता सकते हैं? 2h 2h, very good. It can be written as x2 minus x1 plus x1 minus x1. So it is h plus h 2h. ये भी यूज किया गया है फॉर्मूला में, तो ये स्टेप भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ थ्योरम को देखिए वीडियो लेक्चर के हेल्प से, पीडीएफ के हेल्प से। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसका एग्जाम्पल जो भी सॉल्व किया गया है वो समझ के रखिएगा। देन आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास।